नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे क्या खाएं, क्या चलाएं। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण ने आमजन की आर्थिक स्थिति बिगाड़ कर रख दी है, तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई ने आमजन त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई के सामान की बढ़ती कीमतें लोगों को रुलाने लगी हैं। महंगाई का आलम यह है कि गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई से दाल दूर होने लगी है। विगत वर्ष सरसों के तेल का दाम 110 से 120 रुपए प्रति लीटर था और अब 185 से 195 रुपए हो गया है। कोरोना काल में इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए चिकित्सक प्रोटीन युक्त आहार लेने को कह रहे हैं। ऐसे में ये कहां संभव है? बढ़ती महंगाई को लेकर देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में लोग किसी तरह अपनी आजीविका जुटाने में लगे हैं। इसके साथ ही दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। खाद्यान्न के साथ साथ सरसों के तेल का दाम भी आसमान छू रहा है। इससे जरूरी खर्च में भी कटौती करनी पड़ रही है, जिससे पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ाती जा रही है। लोग वैसे ही कोरोना की वजह से काफी परेशान हैं। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई लोगों की दिक्कतों को दोगुना कर रही है। 70% तो तेल में ही चला जाता है, बाकी खर्चे और कैसे करेंगे? 100 रुपए लीटर बताओ कितना बढ़ता, 50, 60, 70, 80, 90 सीधा 100 पहुंच गया। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों की पढ़ाई में, फीस में, सब में मतलब बढ़ा दिया रेट वगैरह सब में। अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? रोज रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, जिससे बहुत दिक्कत आ रही है। पेट्रोल लेने में भी दिक्कत आ रही है। महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे अधिक जूझना पड़ रहा है। कैसे जीविका चलेगी, यह सोचने पर लोग मजबूर हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस वैश्विक महामारी में यह लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। जमाखोरी भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि करने से किसानों की कमर टूट गई है। धान रोपनी के समय कई किसान महंगाई के चलते रोपनी नहीं कर पा रहे हैं, जहां साधारण लोगों को जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में लोग रोज बरोज प्रदर्शन कर सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है सरकार महंगाई पर अंकुश लगा पाने में सफलता पाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना काल में लोगों के लॉकडाउन लगा, जिसके बाद से कई लोग ऐसे रहे जिनके रोजगार छिन गए। कई लोगों की जो वेतन है उसमें कटौती की जा रही है। एक जो बजट लोग बनाकर चलते थे, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ाता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। रोज खाने कमाने वाले लोगों के लिए ज्यादा संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 100-200 रुपए उनको मिलते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, तो वो भी लगातार महंगा हो रहा है। खाने का सामान लगातार महंगा हो रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन लग ही रहा है, तो कहीं ना कहीं चौतरफा लोग घिरे हुए हैं और इससे परेशान हो रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस महंगाई से कैसे निजात मिलेगी। बात अगर हम विपक्ष की करें, तो विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो। आज मायावती ने भी ट्वीट किया था और मायावती ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार जरा भी चिंतित नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं आम जनता की चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस भी लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आई, प्रदर्शन किया गया, लेकिन सोल्यूशन कहीं नहीं निकला अभी तक। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। खाने पीने के सामान लगातार बढ़ रहे हैं। सोल्यूशन अभी तक नहीं मिल रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि भले ही महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उनसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्वाति ओगले जुड़ी हुई है भोपाल से, हमारे साथ मनीष अवस्थी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विनोद गुप्ता जी है चंडीगढ़ से, वो भी जुड़े हुए हैं, और गोरखपुर से हमारे साथ अनुराग जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और सबसे पहले हम सारे जिलों की जानकारी ले लेते हैं कि वहां पर लोगों के क्या हाल है। स्वाति, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, भोपाल की अगर हम बात करें तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं।
महंगाई लगातार बढ़ रही है, खाने पीने का सामान जो रोज छोटी मोटी चीजें हैं वो उनके भी दाम अब लगातार बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं पहले एक बात कही जाती थी कि हम इस ऑप्शन पर नहीं जा सकते हैं अगर बढ़ती महंगाई की वजह से, तो हम ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन ही खत्म हो गए। महंगाई हर चीज में हो गई है, एक एक चीज जो है वो महंगी होती चली जा रही है। ऐसे में आम जनता का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? सबसे पहले तो स्वाति आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार को जो है तेलों के दामों में फिर से एक बार उछाल आया है। आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए, वही जो डीजल है 98 रुपीज जो है वो बढ़ चुका है। वही बात करें अगर डोमेस्टिक गैस की, जो 25.5 रुपए वो बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो आम जनता है, जो ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हुए, साथ ही कई लोग जो है जिन्होंने अपनों को खोया, ये सारे दुख के बीच में ही जिस तरीके से कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा और सारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से ठप हुई है, ऐसे में ये जो महंगाई की मार पड़ी है, इससे लोग वाकई परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि हम जितना कोरोना से नहीं मर पाएंगे उतना तो हम भूखमरी से जरूर मर जाएंगे। वही सरकार ने अपने तरफ से पूरे प्रयास किए लॉकडाउन के दौरान कि जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम 3 महीने का राशन जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, जिससे उनको लॉकडाउन में थोड़ा बहुत सहारा मिले। लेकिन ये सारी जितनी कोई सहायता सरकार द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है ये पूरी नहीं पड़ पा रही है, जिस वजह से जनता जो है इस वक्त परेशान हो रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से डोमेस्टिक गैस के जिस तरीके से रेट बढ़े हुए हैं, उन डोमेस्टिक गैस के रेट के ऊपर से कांग्रेस ने फिर से प्रदर्शन किया था। इवन कांग्रेस ने जो है तालाब पर जाकर जो है खाली गैस सिलेंडर को जो है वो उन्होंने तालाब में बहाकर एक तरीके से प्रदर्शन किया कि सरकार इस तरीके की महंगाई पर क्या किसी तरीके का कंट्रोल नहीं कर सकती। जी बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान है, लेकिन जो सोल्यूशन है इसका वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मनीष हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे रायबरेली में क्या हाल है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार पूरे देश में बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम वहां की जनता की अगर हम बात करें तो क्या रिएक्शंस आ रहे हैं उनके? जी बिल्कुल, यसी में बता दूं, जिस तरह से महंगाई का दौर गुजर रहा है और लगातार कई महीनों से जो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी आ रही है, अगर पेट्रोल की बात करें तो शतक पूरा होने वाला है। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में, और उसके बाद डीजल रेट लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने जो वादा किया था कि उज्ज्वला के तहत हर घर में गैस होगी, लोगों को चूल्हे नहीं तरह में, अगर जिस तरह की महंगाई चल रही है, क्या उस तरह में रोज कमाता और रोज खाता है उस तरह का इंसान क्या वो गैस भरा के जिस तरह से गैस सरेंडर ले जा पाएगा? ये तो आप सभी को यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखो भाई कितना टाइम लगेगा प्रेस। इतना स्वामी जी पहले आप ब्रीफ कर दीजिए, आपके नेतृत्व में चला पूरा ऑपरेशन। वाईफाई की सुविधा भी आप लोग कर दीजिए। ठीक है भाई, देखो यहाँ कोई जियो वाले तो वैसे भी लगा देते हैं। शुरू करें तब तक चीजें आ जाएंगी। हाँ मिल जाएगी, फोटो तो जारी कर दी ना नहीं फोटो दिलवा दीजिए, तमाम चैनल पे चल रही है। अभी डलवाते हैं। आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक
बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था, तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल-कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं
मिली थी उस पे उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जेहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहूं मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिनाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहूं थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं, मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जेहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी लखनऊ तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहूं। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है।
जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है, और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा। और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे। और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस पे हमारे एसटीएफ ने एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। इससे पहले जो आतंकी घटना हुई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए थे कई साल पहले, वो भी उसी बेल्ट में था, तो क्या वो इलाका भी सॉफ्ट टारगेट है? पंचीपुर, दुबग्गा? नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा, हम आपके साथ सभी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह। हाँ, ऐसी चीज़ तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पे कंजेक्चर ना करें, जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज़ इसमें छिपाने की नहीं। अन्य मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। जी नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है एक। अभी जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से, ऑपरेशन से ज़्यादा तेज़ी से हम आपके सामने चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेस में अचानक चलने लगी और हम लोगों को भी कुछ चीज़ें संकलित करने के बाद से ही बताना था। तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं, और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। आप इसके अलावा कुछ बताएंगे? ये बताना आवश्यक नहीं, मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजें। आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। क्या अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है। फिर भी चूंकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार, और बहुत बार हम लोग फ़ोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट पे डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। एनआईए वगैरह को भी अब लूप में आप ले रहे हैं पूरे मामले में? किसको? एनआईए जैसे को अभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है।
ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है, अभी और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और ATS और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। सर, वहाँ लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरह की कोई। देखिए, वो लोकल लोग जो भी बता रहे हैं वो आपसे बता रहे होंगे। जो विवेचना से संबंधित और ऑपरेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, और उस संबंध में लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं इसके बारे में हम लोगों का कुछ भी बताना उचित नहीं है। हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं है। 4-5 घंटे 6 घंटे में तो कुछ इतना पता नहीं चलता। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। और यहाँ पर आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी को सुना, जिन्होंने लखनऊ में जिस तरीके से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, उनसे जो जानकारी हासिल हुई वो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आतंकी साजिश की घटना को अंजाम देने वाले थे ये आतंकी, और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे लगातार पूछताछ की जा रही है। संभवतः वो 15 अगस्त को कोई बड़ा धमाका करने वाले थे और कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिन्हें उड़ाने वाले थे, साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर धमाका करने वाले थे। इस तरीके की बातें जो है वो उन्होंने खुद बताई हैं। और आगे के लिए भी प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि आगे जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार बताई जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं क्या खाएं क्या चलाएं, यानी कि बढ़ती महंगाई। एक तरफ कोरोना संक्रमण ने आमजन की आर्थिक स्थिति बिगाड़ कर रख दी है तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई से आमजन त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और रसोई के सामान की बढ़ती कीमतें लोगों को रुलाने लगी हैं। महंगाई का आलम यह है कि गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई से दाल दूर होने लगी है। विगत वर्ष सरसों के तेल का दाम 110 से 120 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन अब 185 से 195 रुपए तक हो गया है। कोरोना काल में इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए चिकित्सक प्रोटीन युक्त आहार लेने को कह रहे हैं। ऐसे में ये कहां संभव है? बढ़ती महंगाई को लेकर
आपको बता दें कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आमजन परेशान है। एक तरफ जहां कोरोना काल रहा, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन लगा और उसके बाद लोगों के रोजगार छिन गए, या लोगों को नौकरी नहीं मिली, या जो लोग दुकान लगाते थे वो दुकान नहीं खोल पाए। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो लगातार लोगों में देखने को मिली। और उसके बाद जो लोगों की सेविंग्स थी कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में वो भी खत्म हुई, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन लगा, लोगों ने सेविंग की, उसके बाद इस बार फिर से लॉकडाउन लग गया और सेविंग कहीं ना कहीं लोगों की खत्म हो गई है। तो अब सीधा असर जेब पर पड़ रहा है और तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता भी लगातार जुड़े हैं। विनोद, आपसे जानना चाहूंगी मैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, भाजपा शासित राज्य जो है वहां पर भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि राज्य सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं दामों में कमी ला सकती है। पंजाब कांग्रेस शासित राज्य है, वहां की क्या हाल है? तो पंजाब में भी महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर है, जहाँ के अभी मेरे सहयोगी जो बात कर रहे थे, रसोई गैस की बात की जाए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात की जाए। देखिए, डीजल के जिस हिसाब से डीजल के दाम बढ़ेंगे ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है, खाद्य पदार्थों की बात कर रहे थे, खाने पीने के दूसरे पदार्थों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दामों पर दाम अलग बढ़ेंगे। तो यही कारण है पंजाब के अंदर भी हर रोज किसान है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो अन्य दल के नेता लोग हैं, वो हर रोज महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। असित जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक तरफ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना काल 2 साल से हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लॉकडाउन पिछले साल भी लगा था, लॉकडाउन इस बार भी लगा, और उसके बाद महंगाई कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने पीने का रोजमर्रा का जो सामान है वो लगातार महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर? देखिए, इसके हम ठीक से अगर समझ लें तो मुझे लगता है कि पूरी चर्चा को बड़ी आसानी से दिशा हम लोग देते जी। 2020 के मार्च महीने में पहला लॉकडाउन लगा। ये समय था जब आप जैसे नौकरी पेशा जो लोग हैं, तमाम लोग जो आपके साथी सहयोगी नौकरी करते हैं, उनके इंक्रीमेंट का, तो वो इंक्रीमेंट देश के तमाम कर्मचारियों का रुका। 2020 का इंक्रीमेंट रुका और 2021 का इंक्रीमेंट रुका। मान लीजिए, एक औसत में बात कर दे रहा हूं, छोटी तनख्वाह की बात कीजिए कि 2020 में अगर एक कर्मचारी जो 20,000 रुपए सैलरी पाता होगा, अगर मार्च में उसका 10% भी इंक्रीमेंट होता तो वो हो जाता 22,000, और फिर मार्च 2021 में उस 22 का 10% होता तो अब तक उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी 24,200। हुआ उल्टा, हुआ ये कि मार्च में ही कंपनियों ने 15% डिडक्शन कर लिया लॉकडाउन के नाम पर, कहीं 20 कहीं 15 भी अगर हम मान के चलें तो आज वो कर्मचारी उठा रहा है 17,000 रुपए तनख्वाह, जिसे आज कम से कम 24,200 उठाने चाहिए थे। तो आपका 7,200 तो यहां नुकसान हो गया सीधे। और महंगाई में 58% की बढ़ोतरी हुई, पर कैपिटल इनकम में 30% की कटौती, 30% प्रति व्यक्ति आय कम हुई और महंगाई बढ़ गई 58%। ऐसी स्थिति में आप अगर स्कूटी से अपने ऑफिस आती होंगी, या कार से आती होंगी, या ऑटो से शेयरिंग जिससे भी आती होंगी, तो आपकी जेब पर वो जो बोझ पड़ा वो अलग है। आपकी तनख्वाह कम हो गई, बोझ बढ़ गया। आज स्थिति यह है, इसका नुकसान कितना होता है। मान लीजिए कोई आदमी, भारत में तमाम तरह के परिवार हैं, साल में 2 ही शर्ट खरीदता है, कोई साल में 12 शर्ट खरीदता है। 2 शर्ट खरीदने वाले की हालत यह है कि वो नई शर्ट साल में नहीं खरीद सकता, उसी में पैबंद लगा के सिल बुन के जैसे तैसे काम चलाएगा, और 12 खरीदने वाला 6 खरीद पाएगा। मतलब एक उदाहरण शर्ट है, तमाम चीजें इसमें शामिल है। मतलब आपके तमाम जो प्रोडक्शन यूनिट है उनका नुकसान है। आप खरीदने की स्थिति में नहीं है तो प्रोडक्शन करके क्या करेगा। तो वहां से छटनी हुई कर्मचारियों की, आपके मीडिया से लोगों की बड़े पैमाने पर तमाम चैनलों अखबारों से छटनी हुई, सैलरी में डिडक्शन हुआ, और 1200 रुपए घी खाकर 1200 रुपए किलो तोंद फुलाकर कैमरे के सामने आकर बयान देने वाला कोई नेता या मंत्री क्या कह रहा है, तेल ज्यादा मत खाइए नुकसान होगा। भैया, हम ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे भाई, थोड़ा तो दे दो कि सब्जी बना लें। वो खरीदने की हैसियत तो हमारी होनी चाहिए। हमारी वो खरीदने की हैसियत नहीं है, और हमारी उस हैसियत का मजाक कौन उड़ा रहा है जिसके लिए 1200 रुपए किलो घी खरीदना बेहद आसान है और उसकी पूरियां खा के तोंद फुला सकता है। वो कह रहा है कि तेल मत खाइए, बीमारियां होती हैं, तो कोफ्त होती है। लगता है जैसे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति में हम तमाम लोग, इसमें कहने की बात नहीं है,
आप अपने सिर्फ डेस्क के लोगों का, जहां आप अभी बैठी हैं, आपके साथ कैमरामैन होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होंगे या आपके पीछे पीसीआर के लोग होंगे, इनमें एक छोटा सर्वे कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हम बहुत बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार इसका मजाक बनाती है, हमारी मुश्किलों का मजाक बनाती है। उसके लिए हमारी परेशानियां हंसी ठिठोली का विषय है, उसको चिंता हमारी नहीं है, वो दूसरी चिंताओं में मशगूल है। उसे ऐसा लग रहा है कि विदेशी आक्रांताओं ने हम पर हमला कर रखा है और राज्य दर राज्य जीतते, साम्राज्य विस्तार करते उसे तैमूर लंग बन जाना है। ये स्थिति है अभी। जी आप बिल्कुल असित जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन में निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ कहा जा रहा है कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर लोग उसको सुधारने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन आम जनता की जो आर्थिक स्थिति बिगड़े जा रही है उसका क्या, उसको कैसे सुधारा जाए, और उसके लिए किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया जा रहा है। वो राजमहल क्या करेंगे जब रियाया भूख से मर जाए? हमें ऐसा राजमहल नहीं चाहिए ना। ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया हिंदुस्तान में कि राजमहल तो अशरफियों से भरा हो, राजा तो 10 लाख का सूट पहने, लेकिन रियाया के पास फटा सूट ठंडा ना हो। ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया इस डेमोक्रेसी में? इसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं ना। ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि अशरफियों से राजमहल भरा हो और हमारे पास खाने को कुछ ना हो। देखिए मुश्किल क्या है, देश का पैसा कहाँ गया हमें नहीं मालूम, सरकार को बताना चाहिए कि देश का पैसा कहाँ गया। अब तो इतनी मुश्किलों में लोग नहीं थे जितनी मुश्किलों में अब है। तो 7 सालों में ऐसा क्या हो गया? आपने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, जो मिलता जा रहा, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, आप बेचते ही जा रहे हो। पता नहीं किस दिन राष्ट्रपति भवन बेच दोगे, प्रधानमंत्री भवन बेच दोगे, हम नहीं जानते। लाल किले को नीलाम कर दिया। मतलब इस देश के साथ क्या हुआ? क्या हुआ इस देश के साथ भाई? सब कुछ बेच दिया, नीलाम करता जा रहा है। कह रहे हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम आपको पेट्रोल पर रियायत दे सके। क्यों नहीं दे सकते आप? जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी आपने हमसे 150% तक, 170% तक टैक्स वसूल लिया। तो कहां गया वो पैसा? जब हम मुश्किलों में हैं, जब अब हमारे पास खाने का संकट है, तो आप हमें मदद नहीं कर रहे हो। कल की परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, आप लोग भी उसको पढ़िएगा, कि भाई प्रतिदिन 11 लोग, प्रति घंटे 11 लोग भूखमरी से मर गए। भूखमरी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने 3 दिन से खाना नहीं मिला तो मर गए। भूखमरी का मतलब ये होता है कि अगर हमें 4 रोटियों की जरूरत है और हमें मिल रही है सिर्फ 2 रोटियां, हमें रोटी के साथ सब्जी दाल की भी जरूरत है, लेकिन हम रोटी नमक खाने लगे, तो क्या हुआ? धीरे धीरे हमारी सेहत बिगड़ती गई और हमारी मौत हो गई। तो ये भी भूखमरी के दायरे में आता है। आप बताइए, प्रति घंटे हिंदुस्तान में 11 लोग ऐसी मौत मर रहे हैं, कुपोषण से मर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं था हमारा देश। तो ऐसा कैसे हो गया हमारा देश? हम क्यों चुप हैं? आप क्यों चुप हैं? तमाम लोग क्यों चुप हैं? क्या राम राज की अवधारणा का ये मतलब है कि रियाया भूख से बिलख बिलख कर मर जाए, उसके पास लंगोटी के कपड़े ना हो और राजा के घर में असरफियां भरी हो? क्या ऐसे थे राम? क्या ऐसा था राम राज? तो राम राज के नाम पर जो भ्रम राज पैदा किया गया है, जो रावण राज पैदा किया जा रहा है, उसकी मुखालिफत कौन करेगा? कौन उसके खिलाफ बोलेगा? ये मुश्किल वक्त है और इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसको समझना जरूरी। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हम देख भी रहे कि कांग्रेस की तरफ से कई बार प्रदर्शन किया गया है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। हम देख रहे हैं कि महंगाई, रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज व्यक्ति सोता है, वो ये सुबह उठता है तो देखता है कि अरे पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शन भले ही कांग्रेस कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा। और वही मैं आपसे लगातार समझना भी यही चाह रही हूँ कि क्या इस पर कोई बैठक नहीं हो सकती? क्या इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती? क्या प्रदर्शन करना ही इसका हल है? क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रदर्शन करना इसका हल है। प्रदर्शन जगह जगह हुआ भी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? महंगाई रोज बढ़ रही है। देखिए, मेरा जहां तक मानना है, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, बिंदु हैं, जिन पर सबको सोचना होगा। एक होता है लोकतंत्र का सम्मान। पहले की सरकारें लोकतंत्र का सम्मान करती थी, विपक्ष अगर विरोध करता था तो उससे बातचीत होती थी और रास्ता निकालने की कोशिश की जाती थी। ये बहरी सरकार है, गूंगी है, बहरी है, या कॉर्पोरेट का गुलाम है। किसी को फायदा पहुंचाना है तो कॉर्पोरेट का गुलाम ये सरकार है। ये नहीं सुनना चाह रही जनता की बात, विपक्ष की बात ये सरकार नहीं सुनना चाह रही। जो जनता है, देखिए, सबको इसमें आगे आना होगा।
भाई 200 रुपए पेट्रोल क्या सिर्फ कांग्रेसी खरीद रहे हैं, या 200 रुपए 100 रुपए पेट्रोल क्या सिर्फ कांग्रेसी खरीद रहे हैं, या 200 रुपए सरसों तेल क्या सिर्फ मुसलमान खरीद रहा है, हिंदू को 100 रुपए लीटर सरसों तेल मिल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है। भाजपा वालों को 50 रुपए में पेट्रोल मिल जाता है क्या? सिर्फ कांग्रेसी को 100 में मिलता है? ऐसा तो नहीं है। 110 रुपए पेट्रोल अगर कांग्रेसी को मिल रहा है तो 110 ही भाजपाई को मिल रहा है। किसी मुसलमान को अगर 200 में सरसों तेल मिल रहा है तो एक हिंदू को भी 200 में ही मिल रहा है ना जी। तो इसलिए इस बात को सबको समझना होगा कि भैया ये पैसे अगर आप बचाते तो आप अपने बच्चे को इंजीनियर मेडिकल मेडिकल की पढ़ाई में भेज सकते थे इन पैसों से जी। जिन पैसों को आप कथित हिंदुत्व के नाम पर या आपके अंदर एक झूठ मूठ की पैदा कर दी गई नफरत के नाम पर बर्बाद करते जा रहे हो, वो पैसे अगर आप बचाते तो आपका एक घर होता या उन पैसों से आपका बच्चा डॉक्टर बन जाता। अब ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि आपके दिल में किसी के खिलाफ नफरत भर के आपकी आने वाली पीढ़ियों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है और आप खुश भी हो रहे हैं, अपनी ही तबाही पर खुश हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को थोड़ा सा बड़ा खुले दिमाग से सोचना होगा, बड़े दिमाग से सोचना होगा और इसे ये समझना होगा कि भैया 200 रुपए सरसों तेल खरीद के ना तो हिंदुत्व की रक्षा होती है, ना ही इससे मुसलमान गरीब हो जाते हैं और ना ही इससे राष्ट्रवाद की परिभाषा आप गढ़ सकते हैं और ना ही इससे राम राज आता है। इससे आप लुटते हैं, पिटते हैं, बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं। तो ये बात पब्लिक को समझनी होगी और विरोध में पब्लिक को आगे आना होगा, उसे सड़क पर उतरना। विरोध में कैसे आएंगे असित जी? अगर हम विरोध में उतरेंगे, अगर जनता विरोध में उतरेगी तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने लगेंगी, फिर अचानक से कोरोना बहुत हावी होने लगेगा, उसका भी तो ध्यान रखना है। मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले मंत्रिमंडल के गठन की तस्वीरें देख रहा था जी। प्रधानमंत्री और उनका पूरा नया मंत्रिमंडल, किसी के बीच 2 उंगली की दूरी नहीं थी, किसी ने मास्क नहीं लगाया था। कोरोना के लिए जिम्मेदार सिर्फ आम आदमी है, सिर्फ वही गुनहगार है जी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के दायरे से ऊपर है क्या? उनका मंत्रिमंडल ब्रह्मलोक से अवतरित हुआ है क्या कि वो भारत का कानून नहीं मानेगा? मानेगा ना जी। उसने नहीं माना। जनता भूख से बिलबिला के सड़क पर आ जाए तो कोरोना प्रोटोकॉल में उसको जेल में भेज दो और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका पूरा मंत्रिमंडल रोज कानून को लतियाए जुतियाए तो उनको हम सिर पे बैठाए रखें। नहीं चलेगी ये 2 धारणाएं इसमें। असद जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थिति ये हो गई है कि मैंने खुद जमीनी हकीकत पर जाकर लोगों से बात की और उनका कहना है कि हमें कोरोना से मरना मंजूर है, लेकिन भूखों मरना कहीं ना कहीं हत्या होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके राज्य में भूखा मर रहा है तो मुझे लगता है कि वो हत्या है, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पर अगर बात करूं, मैंने लोगों से बातचीत की, उनका साफ कहना था कि मैडम हमको कोरोना हो जाएगा तो मर जाएंगे, उससे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे बच्चे अगर हमारी आंखों के सामने भूख से मर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा कष्टकारी है और यही बात शायद सरकार को समझने की जरूरत है इस वक्त। देखिए मैं आपको बताऊं, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने 2008 में बिहार में जब कुशहा तटबंध टूटा था, लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम तमाम कोशिशें कर रहे थे, हम ही नहीं कर रहे थे, एनजीओ के लोग भी कर रहे थे, सरकार कहीं नहीं दिख रही थी। तमाम लोग कर रहे थे, फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा बहुत कोशिशें कर रहे थे, तमाम लोग कोशिशें कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन तमाम लोगों तक हम खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे। हमारे पास मोटर बोट नहीं था, लकड़ी की नावें थी। सरकार के पास मोटर बोट था जो हमें नहीं दिया जाता था। सरकार के पास खाना था जो सड़ जाता था लेकिन भूखों को नहीं दिया जाता था और मर जाते थे लोग। और एक बाप एक माँ, कहीं लकड़ी नहीं है, खाली मिट्टी नहीं है दफनाने के लिए, तो उसी पानी में उस बच्चे का शव वो लोग रख देते थे, उस बूढ़े का शव रख देते थे कि हे कोसी मैया आपने मारा है, आप ले जाइए। हमने देखा है। अब बताइए कि क्या बोलूं मैं, मतलब ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। किसी भी सरकार के लिए, सत्ता के लिए लोग बड़े मुनासिब माने जाते हैं कि चलो वो कुछ मांग तो नहीं रहा है ना, कमी नहीं है तो घुटनों से तन ढक के बैठ गया है। तो जब तक जनता इस स्थिति में रहेगी कि चलो कमी नहीं तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, तब तक सरकारें अतताई ही होंगी, अत्याचार ही करेंगी। आना होगा, भूखों को भी लड़ना होगा, नंगों को भी लड़ना होगा, हम सबको लड़ना होगा, इस जुल्मी सरकार से लड़ना होगा। और देखिए किसी सिर्फ राजनीतिक दल का मसला नहीं है, अकेले अखिलेश यादव, अकेले राहुल गांधी, अकेले मायावती ये लड़ाई नहीं लड़ सकती ना जी। जनता का सहयोग चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता को यह सोचना होगा कि भैया 200 रुपए
सरसों तेल आप भी खरीद रहे हो, जैसे हिंदूवाद के चक्कर में पड़े हो ना, तो ऐसा नहीं कि हिंदू का कार्ड दिखा देने से 100 रुपए मिल जाता है और मुसलमान आता है उसके लिए 200 रुपए सरसों तेल है। आप बर्बाद हो रहे हो, आपकी आबादी ज्यादा है तो अधिक से अधिक संख्या में आप ही बर्बाद हो रहे हो, आपकी पूरी इकोनॉमी चौपट हो रही है, आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं बचा है। तो आना होगा, लोगों को लड़ना होगा, लोगों को सड़क पर उतरना होगा। बिल्कुल सर जी, मुझे लगता है जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं है कि जनता भी सड़कों पर ही नजर आएगी, क्योंकि हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आपसे और भी बात करेंगे, उसी बीच हमारे साथ बरेली से शानू कुमार भी जुड़े हुए। शानू, आपसे जानना चाहेंगे बरेली की जनता का क्या कहना है, क्योंकि देश में तो लगातार महंगाई बढ़ ही रही। जो कोरोना था उसके बाद जो ये महंगाई आई है, तो कोरोना से जैसे अभी हमारे जो कांग्रेस के जो नेता बैठे हुए हैं, इन्होंने भी चर्चा में कहा कि भूख जो कोरोना से इंसान मरना नहीं चाहेगा, लेकिन इस महंगाई से जो मर रहा है इंसान, वो एक बहुत चिंता का विषय है। यही सबसे अहम सवाल ये है, पहले भी के न्यूज ने काफी ऐसी तस्वीरें दिखाई कि भूख से इंसान जो बरेली में मरता हुआ दिखा है, और काफी लोग जो परेशान है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के जो आसिफ जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा उदाहरण हम ही लोगों पर दे दिया कि हम लोगों को किस तरीके से इस महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। रोजाना हम लोग को बाइक से जाना पड़ता है, रोजाना हम लोगों को कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यही एक बड़ा सवाल उठ गया है। लेकिन पार्टियां जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, सपा भी सामने आ रही है, कांग्रेस भी सामने आ रही है, लेकिन जब तक इसमें जनता सहयोग नहीं करेगी तो सरकार इस पर घुटने टेकने वाली नहीं है। और सरकार जब तक ये चीज को कम नहीं करेगी, उससे ये महंगाई के पीड़ित जो है मरते हुए लग चले जाएंगे। जैसे सबसे सवाल यही होगा कि पहले भी काफी लोग 2013 की बात करें या 2008 की बात करें, उसमें भी काफी लोग पीड़ित मरे थे भूख से, और अब वही तस्वीर कुछ ही दिनों में सामने आने वाली है। जी बिल्कुल शानू, तस्वीर बहुत ज्यादा खराब होगी अगर इस तरीके से चलता रहेगा। हमारे साथ सामाजिक चिंतक नूतन ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नूतन जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान है। कोरोना काल में कोरोना काल का नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से लॉकडाउन लग रहा है। लोगों की जो सेविंग्स थी कहीं ना कहीं अब वो भी खत्म हो रही हैं। अब जो लोग जिनको लगता था कि उनका जीवन बसर हो जाएगा, अब उनको भी लग रहा है कि उनका जीवन बसर नहीं हो पाएगा ऐसे में, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे महंगा होने लगा है। लोगों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल करना लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। और अगर हम बात करें रोजमर्रा की चीजें, लोगों के पास पहले तमाम तरीके के ऑप्शंस होते थे कि अगर हम हरी सब्जी नहीं खा सकते हैं तो हम कोई नॉर्मल सब्जी ले लेते हैं, या फिर हरी सब्जियों के दाम भी अब लगातार बढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सब्जियों के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये दाल प्रेफर नहीं कर सकते, वो दाल ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऑप्शंस भी जो हैं, जो ऑप्शंस पहले लगते थे, अब वो ऑप्शंस भी बहुत महंगे हो गए। तो क्या कहना आपको? देखिए, मैं कहूंगी कि इसको पूरी समग्रता में समझने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना हमारे यहाँ की ये है कि कोई भी सरकार आती है तो एक महंगाई मुद्दा होता है, और जब सरकारें रहती तो ये आवाज उठती कि चीजें महंगी हो गई है और महंगाई बढ़ रही है, हम आएंगे तो कम करेंगे। लेकिन जब नई सरकार अगर गठित हो जाती तो पता लगता वो कम होने के बदले और बढ़ गई। अभी अगर देखिए, कोरोना का जब से शुरू हुआ लॉकडाउन, पिछले 1.5-2 सालों में कब किस चीज के दाम बढ़ जा रहे हैं। अभी आप कोई भी सामान लेने जाइए तो वो पता लगेगा कि उसके रेट बढ़े हुए हैं, छोटे, चाहे वो छोटा सामान हो बड़ा सामान हो। और मूल कारण कई हो सकते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन इशू है, जब आता पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब कहने पे पहले आता था, जैसे प्रचारित किया गया, हम बड़े समर्थ हैं, जनता अपनी अपनी जो मिलने वाली सब्सिडी है उसको छोड़ दे, गैस सब्सिडी छोड़ दो, और सब्सिडी मिल रही है वो छोड़ दो। तमाम लोगों ने जोश में छोड़ा भी उसको। लेकिन हालात क्या है, वो हम तो सब्सिडी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो सरकार को बेसिक चीजें हैं जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो उसके दाम अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो उसका असर हर चीज पे पड़ रहा है। आपको कोई काम से जाना, अभी तो इतनी बचत थी कि कोरोना में लॉकडाउन था तो कई बार निकलने की ही मनाही कर दी थी। तो आपके जो एसेंशियल सर्विसेज है, खास करके जैसे पत्रकारिता में ही, मुझे याद है जब टीवी डिबेट में भी पहले तो स्टूडियो आना होता था, आने जाने का खर्च होता था, अब वो हम जूम मीटिंग से कर ले रहे हैं, आप भी कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने की चीजें और जो रोजमर्रा की चीजें हैं और तमाम काम, हमें किसी ना किसी काम से घर से बाहर निकलना है, ऐसे में हर चीज पे, हर व्यक्ति के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बात करिए कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो कमेंट्स आते होता कि ये तो कुछ भी नहीं है,
जरूरत के हिसाब से उतना आपको अफोर्ड करना पड़ेगा या बढ़ नहीं रहे हैं। वो सीधे डिनायल करते कि जितनी बेसिक जरूरत है उसके बाद भी हम सहूलियत दे रहे हैं। सहूलियत कितनी दे रहे हैं? पिछले डेढ़ दो सालों में तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, नौकरियों पे, रोजी रोटी पे संकट है। अभी भी कई लोगों की जा रही है, कई उद्योग धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए। उसमें जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो सीधे सीधे आम जनता के पास जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है कि जो सर उठा के ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और जिनकी बचत थी वो भी कोरोना पीरियड में तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, वो बचत से अपना गुजारा कर रहे थे ये सोचते हुए कि चलो जब स्थिति नॉर्मल होगी तो कहीं फिर हमें काम मिलेगा, हम काम करेंगे। लेकिन वो चीज बहुत दूर दूर तक होते दिख नहीं रही है। और कोरोना को एक, मैं कहूंगी, ये बहाना बनाया गया या कहा गया कि जब इनकी बात होती तो आता कि इतने लोग, जैसे जहाँ पे लोग इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हो और सरकार डिनायल कर रही हो कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो एक सपने की दुनिया में सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत है। और सब लोगों को इसमें आगे आने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। जो कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पे मैं कहूंगी कि जरूरत था, उस समय लोगों के जीवन की रक्षा करनी थी, लॉकडाउन लाया गया, लेकिन उसका जो खामियाजा हुआ चीज, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, ना बोल सकते हैं, क्योंकि वहां जब आप निकलते तो वो एक लॉकडाउन विरोध पहले कर पाते थे, आप विरोध भी अभी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन का वायलेशन हो जाएगा। तो आम आदमी की स्थिति मैं कहूंगी अभी बहुत ही दयनीय है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण, जो मध्यम वर्ग है और निम्न मध्यम वर्ग है उसके वो कैसे करना है। कहीं ना कहीं आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका कोई ठोस सोल्यूशन जो है वो निकालने की जरूरत है, क्योंकि सारी सरकारें की बात करें या फिर विपक्ष की बात कर ले तो वो भी कहीं ना कहीं ये लगातार दावा करता है कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हर सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। असित जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि मैं लगातार ये बात कही जाती है कि सरकार हमारी आएगी तो महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने भी यही दावे किए थे, यही नारा दिया था कि महंगाई खत्म होगी अगर हमारी सरकार आती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, एक अलग लेवल पे है इस वक्त। और शायद लोगों ने ये इस दिन की उम्मीद नहीं की थी जो दिन अब देखने पड़ रहे हैं लोगों को। इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात जो पक्ष द्वारा लगातार कही जाती है वो ये कि अगर भाजपा शासित राज्यों में महंगाई कम नहीं हो पा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो पा रहे और कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? और इसका जवाब मैं अक्सर चैनलों पर देता हूँ। राज्य सरकारों के पास अब टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत कम सारे ऑप्शन बचे हैं किसी भी राज्य सरकार के पास। जीएसटी हो जाने के बाद से तमाम चीजों पर टैक्स सीधे केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है उसे केंद्र सरकार को देना होता है। लंबे अरसे से कई राज्यों को केंद्र सरकार ने हिस्सा दिया ही नहीं है। अलग अलग बहाने हैं नहीं देने के, कई महीने से नहीं मिला है, कुछ तो 1.5 साल हो गए, 1.25 साल हो गए कुछ राज्यों को, उनका हिस्सा, जीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार नहीं दे रही। राज्य सरकार अपना खर्च कैसे चलाएं? तो राज्य सरकार के पास आपको पता होगा कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो राज्य सरकार के पास टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा सोर्स है पेट्रोल और डीजल। इससे उसके पास पैसे आ रहे हैं और इससे उन राज्यों के खर्चे चल रहे हैं जिन राज्यों का हिस्सा मोदी सरकार चुरा के बैठी है। एक गिरोह की तरह डकैती चल रही है ना इस देश में, तो डाकुओं का गिरोह उन राज्यों का धन लूट के बैठी है, नहीं दे रही है, तो राज्य अपना खर्च चला रहे हैं। अब बिल्कुल सही है कि वो अगर कम कर दे तो फिर उनके यहाँ थोड़ी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन जब वो कम कर दे तो फिर वो अपने यहाँ के एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देंगे? अपने टीचर को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को या बाकी कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? लोगों को बिजली कहाँ से देंगे? सड़कों को मेंटेन कैसे करेंगे? राज्य सरकारों के बहुत खर्चे होते हैं। तो मेरा आग्रह बस यही है केंद्र सरकार से कि कांग्रेस शासित राज्यों के जो 8-8 महीने, 9-9 महीने, 17 महीने के जीएसटी केंद्र सरकार दबाए बैठी है उसे रिलीज करे। मैं आपके चैनल पर दावा करता हूं कि मैं कांग्रेस का पहला आदमी होऊंगा जो ये मांग करूंगा उस प्रदेश से कि आप पेट्रोल और डीजल पर अपना टैक्स कम कीजिए, वैट कम कीजिए और वहां के लोगों को राहत दीजिए। लेकिन आप बताइए कि 11 महीने से जीएसटी का हिस्सा जिस राज्य को नहीं मिला है वो राज्य सरवाइव कैसे कर रहा है? डिबेट इस पर होनी चाहिए या नहीं?
कैसे वो राज्य चल रहा है, वो सरकार कैसे राज्य को चला रही है, डिबेट तो इस पर भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले मैंने जब शुरुआत की थी इस डिबेट की, तभी मैंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रदर्शन सिर्फ हल नहीं हो सकता है इस महंगाई को कम करने का, क्योंकि अगर प्रदर्शन करने से होता तो मैं भी अपनी टीम लेकर सड़कों पर उतर जाऊं और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रदर्शन करने से, जब विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कोई हल नहीं निकला, तो मेरे प्रदर्शन करने से भी नहीं निकलेगा। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि बैठक अगर होगी, अगर हम एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हल निकलेगा। लिए आप कह रही हैं, हम तो पब्लिक के बीच जा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, जब तक हृदय से नफरत का भाव नहीं मिटेगा, जब तक घृणा का भाव नहीं मिटेगा, तब तक आप तबाह और बर्बाद होइएगा। ये नफरत की आग में जो जल रहा है, राख तो वही होगा ना। आपके दिल में अगर नफरत की आग धधक रही है तो जलता है, राख तो वही होता है। तो पहले तो ये कि भाई दिल से नफरत की आग लोग बाहर निकालें, ये भ्रम तोड़ दें कि सरसों तेल महंगा हो जाने से मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। सरसों तेल 200 रुपए अगर हिंदू खरीद रहा है तो मुसलमान भी 200 रुपए ही खरीद रहा है, और कहीं नौकरी करके अगर 20,000 रुपए हिंदू तनख्वाह कमा रहा है तो मुसलमान भी 20,000 कमा रहा है, तो उस पर भी बराबर का ही असर पड़ रहा है महंगाई का। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं से ज्यादा असर मुसलमानों पर पड़ जाएगा इस महंगाई का, बराबर का असर है इस महंगाई का। इसलिए लोगों को यह समझना होगा कि इस नफरत की आग में अपने बच्चों का भविष्य दहकाने से बेहतर है कि इस गूंगी बहरी सरकार को पकड़ो, उधर उठाओ उस कुर्सी से और फेंक दो कहीं नीचे, अगर बच्चों का भविष्य बेहतर चाहते। यश बिल्कुल अक्षय जी, कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जरूर देखना होगा कि क्या कुछ इसका हल निकल पाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई, आम जनता भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। हमारे साथ गोरखपुर से अनुराग भी लगातार जुड़े। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर की जनता का क्या रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो भी महंगे हो रहे हैं, सब्जी फल राशन सामग्रियां गैस सिलेंडर, तो ये सभी चीजें महंगी हो रही है, जिसका असर गोरखपुर के हर वर्ग के लोगों पर पड़ा। चाहे जब अमीर की बात करेंगे तो अभी 2 महीने के लॉकडाउन ने जिन अमीरों पर जो त्रासदी चुके हैं, उनका व्यापार ठप रहा, और सरकार ने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर लॉकडाउन की बात करें या कोरोना की बात करें, कोरोना की ग्राफ की बात करें, तो जो कोरोना अगर उसका सिर्फ और सिर्फ सरकार को देखें तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि लोगों ने भी उसका पालन किया है और व्यापारियों ने भी समर्थन किया है। अगर जहां सरकार को व्यापारियों की दुकान खोलने चाहिए थे या फिर पाठशाला खोलनी चाहिए, तो पाठशाला की जगह पर सरकार ने मधुशाला को सबसे पहले खोला था। अगर तो सीधे साधा देखा जा सकता है कि जो मधुशाला से जो इनकम होती है, जो टैक्स होती है, वो सरकार को जाता है। तो अगर सरकार टैक्स ले रही है अगर उन्हें लगता है कि मधुशाला से उनकी कमाई अच्छी हो रही है, तो महंगाई कहीं ना कहीं कम करनी चाहिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो इनकी मंशा जो थी, इनका फंडा जो था, इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों ने सरकार बनाई है, लोगों ने विश्वास किया था राज्य में भी, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में भी और केंद्र में भी अगर सरकार बनाई है, तो महंगाई इतनी चरम सीमा पर क्यों है? आपने तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जो उम्मीद जगी थी लोगों को, वो उम्मीद अब टूट चुकी है। जिस तरह महंगाई चरम सीमा बढ़ रही है, तो आम आदमी का एक निवाला भी नसीब नहीं हो पा रहा। अगर सबसे जो गरीब हैं, उनकी रोजी रोटी पे बड़ा अनुराग, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ इस महंगाई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नूतन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता भी जुड़े होते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम बात करें आदमी क्या खाए और क्या चलाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई का बजट बिगड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आम जनता काफी परेशान है, और सोल्यूशन निकालने की कहीं ना कहीं जरूरत है। आखिर इस महंगाई को कैसे कम किया जाए, देखना होगा। महंगाई आने वाले समय में कम होती है कि नहीं। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।